we will discuss the next topic in first chapter, hemorrhage. Hemorrhage is defined as the severe loss of blood from the body. Loss of severe loss of blood from the body is called body or blood vessels. Hemorrhage may be external or internal. हेमरेज में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप की हेमरेज होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो हमारे पास इन एक्सटर्नल हेमरेज द ब्लड एस्केप्स फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एक्सटर्नल हेमरेज है उसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे यहाँ पे कट लग जाना, यहाँ से ब्लड निकल आना, जो एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स दिखते हैं उनमें से जो ब्लड जो है वो लॉस होता है, उनमें से ब्लीडिंग्स होती है। बट जो इंटरनल है, इंटरनल हेमरेज ब्लड पासेस इनटू द टिश्यू सराउंडिंग रप्चर ब्लड वेसल्स। जो इंटरनल है, इंटरनल में जो ब्लड है, जो हमारे टिश्यूज है उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो टिश्यूज के सराउंडिंग आसपास जो रप्चर हो जाती है, जिससे जो इंटरनली ब्लीडिंग वो स्टार्ट हो जाती है। A person may die from internal bleedings even if small amount of blood remain inside in the surrounding tissues। जो पर्सन्स की डेथ होती है इसमें वो कैसे, अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है टिश्यूज में तब डेथ हो जाएगी पर्सन की, या फिर जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड पासिस होता रहता है टिश्यूज में से, रप्चर हुई है जो ब्लड वेसल उनमें से जो स्मॉल अमाउंट में जो टिश्यूज में से ब्लड बाहर निकलता रहता है हमारी बॉडी में से, वो भी उससे भी जो पर्सन की डेथ हो सकती है। ए पर्सन इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक, अगर हमारे स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर स्टमक में हो रही है हमारी जो ब्लीडिंग तो वो हमें पता चलता है, जैसे हमें वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग के साथ क्या है जो ब्लड आएगा, या फिर कफिंग होती है, जब खांसी आती है खांसी के साथ भी उसमें ब्लड आता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो इंटरनल टिश्यूज है वो डैमेज हो चुके हैं, उनमें बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इट मीन्स लंग्स रप्चर नहीं, जब हमारे स्टमक में जब स्टमक में से जब ब्लीडिंग का कैसे पता चलेगा, वॉमिटिंग के थ्रू, जब वॉमिटिंग के साथ ब्लड उसमें प्रेजेंस होगा। एंड इफ ब्लड कम्स आउट ड्यूरिंग द कफिंग इट मीन्स द लंग्स आर फ्रैक्चर्ड। जब जो अगर कफिंग के टाइम जो हमारे पास खांसी के टाइम जो है ब्लड निकलता है हमारे माउथ में से, उससे हमें पता चलता है जो हमारे लंग्स है वो फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, उनमें जो प्रॉब्लम वो क्रिएट हो चुकी है। इफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर यूरिन से ब्लड प्रेजेंस है इंडिकेट हो रहा है तो उसका मीनिंग है यूरोजेनिटल डिजीज। यूरोजेनिटल जो डिजीज है वो होगी है जो यूरिन जिससे हमें इंडिकेट होता है कि जो यूरिन है उसके साथ जो ब्लड है वो आ रहा है। अगर स्टूल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है, जो स्टूल्स है वो जेट ब्लैक कलर के हो जाएंगे उनका कलर, उससे हमें पता चलता है जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जो ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग वो हो रही है। इन सच केसेस मेडिकल हेल्प शुड बी टेकन इमीडिएटली। इस सभी में क्या है, जो मेडिकल हेल्प वो हमारे लिए नेसेसरी है इमीडिएटली, बिकॉज एक्सेसिव जब लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है फ्रॉम द बॉडी में लीड टू शॉक। उससे क्या होता है, अगर ज्यादा बॉडी में से ब्लड निकल जाए उससे क्या है, शॉक, जो पेशेंट है उसको शॉक हो सकता है, या फिर जो डेथ भी जो पेशेंट्स की वो हो सकती है। इफ ब्लीडिंग इज नॉट चेक्ड, रप्चर ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स सच एज द टेम्पोरल आर्टरी can lead to the loss of several liters of blood in a few
minute. Therefore, it is very important to check bleeding immediately. Sometimes क्या जो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, एकदम से बहुत सारे जो लीटर्स जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में से बाहर चला जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमें उसमें क्या देखना है कि उसमें उसी टाइम चेक करना होगा कि हमारे जो बॉडी में से ब्लड है वो कितना जा रहा है और ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। सेकंड, इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट, उसमें फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, माइनर ब्लीडिंग विच अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ कैपिलरीज, जब जो हमारी कैपिलरीज बॉडी में से रप्चर हो जाती है वर्किंग के टाइम, जब प्लेइंग के टाइम, तो वो माइनर ब्लीडिंग जो अकर होती है ड्यू टू कैपिलरीज जब रप्चर होते हैं, तब वो माइनर जो ब्लीडिंग वो अकर होती है। वो अपने वर्क विल स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम और अप्लाई फर्म प्रेशर एंड बैंडेज। अब उसके बाद क्या, थोड़े टाइम बाद उसमें हम लोग जैसे प्रेशर अप्लाई करके या फिर बैंडेज करके उस ब्लीडिंग को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। इन द केस ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट। जिस भी हमारे बॉडी के पार्ट पे ब्लीडिंग हो रही है उसको हम लोग अफेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है उस वहाँ से हम लोग जो है वो क्लॉथ से उनको रिमूव कर देंगे, ताकि हम लोग उस पार्ट्स को एग्जैक्टली एग्जामिन कर सके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है, जो पर्सन है उसको कंफर्टेबल जो पोजीशन है वहाँ पर बिठाएंगे, लिटा देंगे उसको, एंड रेज द इंजर्ड पार्ट, और उसका जो इंजर्ड पार्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे। अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर ऑन द एक्सपोज्ड ब्लीडिंग पार्ट यूजिंग बैंडेजेस ऑफ हैंडकरचीफ एंड एक्सेट्रा। जो हमारा जिस भी पार्ट पे ब्लीडिंग एक्सपोज हो रही है वहाँ पर हम लोग अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। एंड इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग प्रेस द रप्चर ब्लड वेसल्स, या फिर इन केस जब सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, जो जहाँ पर रप्चर हो चुके हैं हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन, या फिर जो बोन्स के अंडर जो आते हैं हमारे पार्ट्स जहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो चुकी हैं, उनमें इट में बी हेल्पफुल फॉर क्विक टेम्पररी एंड पार्शियल कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग विद until cloth of direct pressure is obtained। वहाँ पर हम लोग क्या डायरेक्ट प्रेशर लगाकर क्लॉथ रख के उस चीज को प्रेशर अप्लाई करेंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है, द बैंडेज शुड नॉट बी टू टाइट अदरवाइज इट मे अफेक्ट द ब्लड सप्लाई ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हम बैंडेज लगा रहे हैं वो ज़्यादा हम लोग टाइट नहीं वहाँ पर बांधेंगे, क्योंकि उससे जो अदर पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के उस एरिया की तरफ उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑफ नेक एंड हेड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, इट मे बी डेंजरस। अगर हम नेक में से कहीं हमारी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हमारे पेशेंट के लिए डेंजरस है, उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कीप द पेशेंट्स बोन, चेक द पल्स रेट, पेशेंट की चेक करना, उसकी जनरल हेल्थ को एग्जामिन करना कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। नेक्स्ट उसमें इन द केस इज अनमैनेजेबल शिफ्ट हिम इमीडिएटली टू द नियर बाय हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। अगर हमें ये लग रहा है कि हम ये जो कंडीशन है उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या है, हमें इमीडिएटली जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, उसको हॉस्पिटल में हमें इमरजेंसी रूम में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रैक्चर।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स का मीनिंग है ब्रेकडाउन। द ब्रेकेज ऑफ द बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। Breakage the bone is known as fracture. Fracture can occur during accidental में भी हो सकता है fracture where bones may break and or may displace from the joints. The fractures are also following type. Two type के fracture होते हैं. First one simple, first one open fracture. Second closed fracture. जो फ्रैक्चर है वो दो टाइप के हमारे पास, सिंपल फ्रैक्चर जिसको हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर। ये है दूसरा हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब ओपन फ्रैक्चर। इन क्लोज्ड फ्रैक्चर में क्या है, जो फ्रैक्चर है इन सिंपल फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन बट देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन। इसमें जो स्किन में कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता, सिर्फ जो बोन है वही ब्रेक जो है ब्रोकन होती है। सब हम लोग बोल देते हैं सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर मींस ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है जो ओपन फ्रैक्चर, इन कंपाउंड फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन एंड देयर इज एन ओपन बोन इन द सॉफ्ट टिश्यू। इसमें जो बोन भी फ्रैक्चर होगी, ब्रोकन होगी, उसके साथ जो वहाँ का एरिया है, जैसे यहाँ पर बोन फ्रैक्चर हुई है तो यहाँ पर क्या है जो यहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज है वो भी इफेक्टेड होंगे, वहाँ पर भी बोन बन जाता है, चोट लग जाती है। एंड समटाइम्स द बोन में प्रोड्यूस आउट थ्रू सच बोन्स। समटाइम्स क्या होता है जो बोन्स के कारण में वहाँ पर कोई जो है वो बोन्स बन जाते हैं। जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स है वो ज़्यादा सीरियस होते हैं देन सिंपल फ्रैक्चर। दे आर यूजली एक्सटेंसिव डैमेज, क्योंकि वहाँ पर जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स उसमें बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिव लिमिट में जो हमारे टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा इन्फेक्शन की जो चांसेस रहते हैं। उसके बाद सी है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या है, देयर इज एन इंजरी टू ब्लड वेसल, नर्व और एनी वाइटल ऑर्गन लाइक जैसे जो ब्रेन, लंग्स में या फिर और अदर स्प्लीन में एक्सेट्रा में जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनके साथ जो इंजरी हो जाती है इन जो है ऑर्गन्स में, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें फ्रैक्चर्स तो होती है, साथ साथ जो ब्रेन, जो हमारे स्प्लीन है या फिर लंग्स है, उनमें भी जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी भी नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में जहाँ पर फ्रैक्चर है उस वहाँ पर पेन एट और नियर द साइट ऑफ फ्रैक्चर। सेकंड टेंडरनेस होगा, पेन ओवर द अफेक्टेड एरिया में एंड और अप्लाइंग प्रेशर। जब अगर हम थोड़ा सा भी उस एरिया में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर क्या हमें पेन फील होगा। स्वेलिंग होगी फ्रैक्चर वाली साइड, डिफॉर्मिटी होगी, कंफर्टेबल फील नहीं होगा वहाँ पर। द पेशेंट इज अनएबल टू मूव द अफेक्टेड पार्ट। अगर हमारे आर्म या लेग में जो फ्रैक्चर हुआ है हम लोग उस चीज़ को मूव नहीं कर पाएंगे, अनएबल होंगे उसकी मूवमेंट्स के लिए।
नेक्स्ट है unnatural movements may be felt or heard when one end of the broken bones move against other and sound is heard which is known as crepitus. जो अननेचुरल मूवमेंट्स होती हैं वो हमें पता चलती हैं जब हमारे जो फ्रैक्चर होता है हमारी बॉडी में। बट इसमें नेक्स्ट है ये साइन एंड सिम्टम की जनरल फर्स्ट एड मेजर्स ऑफ एनी फ्रैक्चर। जो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं फ्रैक्चर्स के लिए, फर्स्ट इमीडिएटली कंट्रोल करते ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज। सेकंड है कवर ऑल द बोन्स विद स्टीराइल ड्रेसिंग। थर्ड वन है इसमें इमोबिलाइज द फ्रैक्चर पार्ट। जो फ्रैक्चर पार्ट है उसके साथ जो इंजरी है नियर बाय पार्ट्स में बॉडी की उनकी मूवमेंट्स को कम करना। अगर मूवमेंट्स कम होगी उससे जो पेन है वो भी कम होगा, प्रिवेंट होगा पेन, एंड जो अदर पार्ट्स हैं वो भी डैमेज होने से जब ब्रोकन जो उसके बोन्स के एंड्स हैं वो भी ब्रोकन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो टिश्यूज हैं उनको स्पोर्ट्स मिलेगी, स्पोर्ट द टिश्यूज विच आर ऑर्डिनरली सपोर्टेड बाय द बोन्स विच आर नाउ फ्रैक्चर्ड। नेक्स्ट है जो रैपिड हीलिंग होगी, जल्दी जो हील हो जाएंगी ब्रोकन बोन्स। उसके बाद है इसमें पॉइंट डू नॉट मूव फ्रैक्चर पार्ट अनलेस नेसेसरी। अगर जरूरत नहीं है तो उस पार्ट को हम लोगों को मूव नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन ऑफ ब्रोकन बोन यूज एडिक्वेट पैडिंग इन द नेचुरल हेलोस। नेक्स्ट कीप द पेशेंट वार्म, ट्रीट द शॉक एंड इफ नेसेसरी उसको एनाल्जेसिक्स देनी ताकि जो पेशेंट्स का पेन है वो कम हो सके, और उसको अरेंज टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके जो पेशेंट्स है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए ताकि जो उसके प्रॉब्लम्स है पेन्स है उसको कम कर सके और उसके जो फ्रैक्चर्स उसको इम्प्रूव या उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कार्डियोपल्मोनरी। Cardiopulmonary resuscitation। हम लोग CPR भी बोल देते हैं। जनरली जब पीपल जो अनकॉन्शियसनेस जो पर्सन्स होते हैं दे ट्राई टू रिवाइव हिम, देयरफॉर दे पुट वाटर इन हिज माउथ। दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। इंस्टेड इसमें जो CPR है, CPR क्या है, एक टेक्निक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं हम लोग इसे, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए यूज करते हैं विक्टिम की, ताकि जो विक्टिम्स है उसकी लाइफ को हम लोग सेव कर सके। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर हमें जो पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में वो क्यों हो रही है, एफेक्सिस के कारण। एफेक्सिया
इसके कारण जो पेशेंट का मतलब दम घुटना, उसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। एफिलेक्सिया इज अ कंडीशन इन विच द लंग्स, जब लंग्स प्रॉपरली जो है सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो डैमेज या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, कोई भी एनी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब उस कंडीशन को हम लोगों को बोल देते हैं एफिलेक्सिया। ब्रेन सेल्स कैन नॉट लाइव फॉर मोर देन अबाउट 4 मिनट विद ऑक्सीजन। जो हमारे ब्रेन के सेल है वो 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तब वो उसके बाद उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन। उनका मैक्सिमम टाइम 4 मिनट है। एंड एफिलेक्सिया में अकर फ्रॉम सच कंडीशंस, जो सच एक्सीडेंट्स, किन किन कंडीशन में एफिलेक्सिया जो अकर होती है। फर्स्ट वन है चोकिंग, चोकिंग की जो एक केस है वहां पर हो सकता है। सेकंड हैंगिंग, हैंगिंग जब हम लोग कई बार सुसाइड कमिट करते हैं, जहाँ हैंगिंग करवाते हैं, उस टाइम पे जो हमारी ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती ब्रेन तक, वहाँ पर भी हमें जो है दम घुटना, ऐसी जो कंडीशंस है वो फील होती हैं ग्रेन्स में। और जब हम लोग एंट्रिंग, जब बर्निंग जो बिल्डिंग है वहाँ पर एंटर जब करते हैं उस टाइम में भी एफिलेक्सिया हमें जो है वो फील होता है, वहाँ पर भी हमारा जो है दम वो घुटता है। एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स में आल्सो कॉज ब्रीथिंग टू स्टॉप। ज़्यादा जो एक्सेसिव जो हमें यूज करता है अल्कोहल और ड्रग्स का ज़्यादा यूज करते हैं जो पेशेंट्स, उनकी जो वो भी कॉज करता है ब्रीथिंग को स्टॉप करना। जो रेस्पिरेटरी डिजीज है लाइक जैसे ब्रोंकाइल, अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये भी जो है इंक्लूडेड होती है एफिलेक्सिया। इसके में भी जो प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीथिंग की, प्रॉपर जो पेशेंट है वो ब्रीथ नहीं ले पाता। अब जो CPR है या कार्डियोपल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और आर्टिफिशियल सर्कुलेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और आर्टिफिशियल सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। कार्डियक अरेस्ट में डेवलप टू हार्ट, जो कार्डियक अरेस्ट है वो हम लोग किस केसेस में करते हैं, जब हार्ट अटैक, इलेक्ट्रिक शॉक, सफोकेशन, चोकिंग, एलर्जिक रिएक्शंस हो किसी भी पेशेंट को, उस टाइम हम लोग जो है कार्डियक अरेस्ट वो डेवलप करते हैं। एज सुन एज हार्ट स्टॉप बीटिंग और ब्रीथिंग, जब हार्ट बीटिंग और ब्रीथिंग दोनों स्टॉप कर देते हैं, द पर्सन इज क्लिनिकली, हम उसे क्या पर्सन को डेड शो कर देते हैं। बट द वाइटल सेंटर ऑफ CNS रिमेन, कि समटाइम क्या होता है जो CNS है वो 3 या 4 मिनट के लिए रिमेन वाइएबल हो जाते हैं। बट इफ ड्यूरिंग द पीरियड CPR इज गिवन देन द लाइफ ऑफ विक्टिम इज मे बी रिवाइव्ड। फिर अगर हम उसे CPR दे पेशेंट को तो उससे हम लोग कई बार क्या जो 4 से 5 मिनट के बाद जो नर्वस सिस्टम है अपना CNS वो वर्किंग में आ जाता है। तो उसके बाद अगर CPR हम दें तो वो पेशेंट के जो वो बॉडी वर्किंग करने लग जाती है, वो अलाइव हो जाता है। जो कार्डियोपल्मोनरी है उसको हम लोग 3 स्टेप्स से करेंगे, 3 स्टेप से परफॉर्म करते हैं। पहला क्लियरेंस ऑफ एयरवे, सेकेंड है इसमें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, नेक्स्ट है कार्डियक मसाज। तीन स्टेप्स हम इसमें फॉलो करेंगे, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग एंड कार्डियक मसाज। फर्स्ट वन इज क्लियरेंस ऑफ एयरवे। जो हमारे एयर के पासेज हैं,
शुड बी ओपन एंड क्लीन करेंगे उनको एज टू फ्री पासिस ऑफ एयर, ताकि जो पेशेंट है और उसकी जो बॉडी में एयर पास हो सके। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी जैसे हैंडकरचीफ लेंगे क्लीन, उसको रैप करेंगे टू फर्स्ट फिंगर्स, जैसे ये 2 फर्स्ट फिंगर में हम लोग हैंडकरचीफ को रैप करेंगे और ये हम लोग पेशेंट की जो है माउथ में फिंगर्स को हम लोग डाल देंगे, जिससे जो है वो जो उसकी ब्रीथिंग ब्लॉक हुई है वो ओपन हो जाएगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माउथ द पेशेंट शुड बी टर्न टू ए साइड। हम इस प्रोसेस के टाइम पे पेशेंट का माउथ में एक साइड को कर देंगे, ताकि अगर कोई उसकी माउथ में कुछ भी ब्लॉक हुआ है, कुछ अटक गया, चोकिंग हो रही है, तो वो जो सब्सटेंस है वो उसके द्वारा जो बॉडी में ना जा सके, वो बाहर निकल सके। इससे जो है वो क्लीन जो पार्टिकल है वो बाहर आ जाएंगे और क्लीन हो जाएगा जो उसका एयर पासेज है, जिससे हम लोग उसको जो रेस्पिरेशन है वो इजीली रेस्पिरेट कर सकते हैं पेशेंट्स को। सेकंड, आर्टिफिशियली ब्रीथिंग। जैसे पर्सन है जो बिना फूड के 70 डेज तक रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, और वाटर के बिना 7 डेज सर्वाइव करता है। बट जो एयर है पर्सन कैन नॉट सर्वाइव फॉर, जो एयर के बिना जो पर्सन है वो 3 से 4 मिनट तक जो सर्वाइव वो नहीं कर पाता। 3 से 4 मिनट तक जो पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता बिना एयर के। इसलिए जो हमें अगर कोई व्हेनेवर किसी पेशेंट की ब्रीथिंग स्टॉप्ड है तो हमें उस पेशेंट को इमीडिएटली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी चाहिए, माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, या फिर जो हॉस्पिटल्स में जाकर हमें देनी चाहिए, जिसको हम लोग बोल देते हैं पल्मोनरी रिसोसिटेशन, जो जिससे हम लोग पेशेंट की जो लाइफ है उसको सेव कर सके। नेक्स्ट है जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग है। अब इसके सब टाइप्स हैं। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कितने टाइप के? फर्स्ट वन है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या फिर रिससिटेशन। अब माउथ टू माउथ हम लोग कैसे देंगे? आर्टिफिशियल ब्रीथिंग में फर्स्ट है माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ जैसे हम लोगों ने जो फिल्म्स में भी देखा है कि कई बार जो पेशेंट हैं उसको होश नहीं आती, एक पेशेंट नीचे होता है, दूसरा पेशेंट उसके माउथ टू माउथ पे उसको सांस देता है, रेस्पिरेशन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसमें क्या ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड है, बट माउथ टू माउथ मेथड इज कंसिडर इफेक्टिव है ये मेथड और इजीएस्ट मेथड है। इसको हम लोग इफेक्टिव और जल्दी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस मेथड एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ टू द फर्स्ट एडर इनटू द